नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के 7500 प्लस वाले वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें 7500 प्लस वाला बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न दिए जाएंगे वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें कुल देखिए 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। कितना? 19। तो इससे पहले हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ आप एडुटेरिया 7500 प्लस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह 19वां जो प्रैक्टिस सेट है या कोई भी प्रैक्टिस सेट है आपका 50 प्रश्नों वाला किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं दोस्तों आपके लिए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न क्या है आपका सेट नंबर 19 का। पढ़िए, पशुपति मुहर जो है सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए पशुपति मोहर सिंधु घाटी सप्ता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो से जो है आपका पशुपति जो है मोहर वो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है भारत में स्थित है वो है आपका बनावली और कौन है दोस्तों? मिताफल। क्या है? मिताथल जो है और बनावली, ये दोनों जो है भारत में स्थित है, यानी केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्या है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा वो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? इस पुस्तक का संबंध है 1857 के विद्रोह से। किसका? 1857 के विद्रोह से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा पुस्तक? असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक। पांचवा प्रश्न, कलचुड़ी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कलचुड़ी वंश की स्थापना किए थे कोकल प्रथम ने। किसने? कोकल प्रथम ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कलचुड़ी वंश का स्थापना। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न समाप्त हुए। छठा, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी? क्या वायसराय कर्जन की तुलना किया था किससे? वो किए थे औरंगजेब से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? वो विभाग बनाया था फिरोजा शाह तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? वो समय था औरंगजेब के समय। मुगल सत्ता का विस्तार जो है औरंगजेब के समय में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? जो सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी वो सरकार थी सतारा की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता? कौन है? वह है राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों में नहीं मिलेगा? तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? जल्दी से बताइए 11वां प्रश्न का। ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए 12वां प्रश्न क्या है, कौन सा अंग्रेज जो है अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? वो अंग्रेज अधिकारी का नाम है सर टॉमस रो, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और क्या दिया हुआ है, और सही कुट का जो है चयन करना है, आपका विकल्प का चयन करना है, बताइए। तो 13वां प्रश्न है आपका, पहला है आपका 13 का ए सूची 1 में भारतीय संविधान की सूची। भारतीय संविधान की सूची का जो संबंध है आपका वेतन एवं भत्ते पेंशन से, यानी कि ए का 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है उसका भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो संबंध है वो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से, यानी बी का 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, उसका संबंध है दोस्तों भूमि सुधार कानून से, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और डी आपका है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, उसका संबंध है दलबल विरोधी कानून से, यानी कि आपका डी का 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 2143, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है इसमें दोस्तों। चलिए टिक लगा दीजिए। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? फॉल्स है दोस्तों, वो बताना है। यह भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की किस भाषा में पूर्णतः शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों संघ सरकार को प्राप्त हुआ समूचा जो है राजस्व जमा होता है। क्या करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। किसमें होता है? वो भारत की संचित निधि में। किसमें? भारत की संचित निधि में जमा होता है। सो ऑप्शन नंबर आप इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका जो है दायर नहीं की जा सकती है? किसके विरुद्ध? वो है निजी पक्षकार के विरुद्ध। किसके? निजी पक्षकार के खिलाफ जो है वो जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसमें जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? जो बम्बई में जो है महार संप्रदाय को जो है अछूत माना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? यह पर्वत स्थित है आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? दबाव या ताप द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कायांतरित चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पर्वत और दूसरे तरफ है महाद्वीप। 22वां प्रश्न है, तो एंडीज पर्वत जो है आप कहाँ? दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्ताई पर्वत जो है आपका एशिया में है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अल्प्स जो है यूरोप में, यानी कि सी का 1, और आपका अल्पेशियन बच गया वो डी का 2, 4 3 1 2 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 4 3 1 2, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्या घटते जनसंख्या घनत्व में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों होगा पहले बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज जो है उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? क्या है? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो कर्नाटक में स्थित नहीं है, बढ़िया से पढ़िए प्रश्न को, वो है श्रीकाकुलम जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी ये सभी जो है कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी। चलिए 25वां प्रश्न, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी फॉल्स है? ये देख लीजिए, वो जो है आपका पहला कथन जो है सही है दोस्तों, और दूसरा कथन सही है। तीसरा और चौथा जो है वो कथन फॉल्स है कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, यह फॉल्स है। और इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यह कथन फॉल्स है, यानी केवल 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 से भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? यह है असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, ये आपका आगे आपका सब साइंस के प्रश्न अब आ गए जो कि बायो से रिलेटेड है। ये जो है जीवाणु से होने वाला रोग का नाम है मियादी बुखार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, यानी कि फॉल्स है? वो जो है कि उसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठक नहीं होते दोस्तों, यह स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन है वो? मैग्नीज जो है मृदा में विद्यमान जो है फसलों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 29 का। न्यूट्रोफिल्स और लाइम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, किस में होता है? इसका उद्गम होता है दोस्तों तिल्ली में, कितने? तिल्ली से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, सॉरी दोस्तों इसका अस्थि मज्जा से होता है, तीसमा का अस्थि मज्जा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अन्न से अलग करता है? कौन सा जीव अन्न से अलग करता है? वो आपका रिंगवर्म जो है अन्न से इन लोगों से अलग करता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिक्रेटिन और कोलिस्टिकोनाइन हार्मोन्स किस में स्रावित किए जाते हैं? सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स जो है ड्यूडेम में, किसमें? ड्यूडेम में जो है ड्यूडेनम में जो है स्रावित किए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बायोलॉजी का थोड़ा अटपटा नाम है दोस्तों, ये सभी 10th लेवल के प्रश्न हैं आपके बायोलॉजी के। शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है, वो आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34वां उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहता है,
उसका नाम है नागफनी। नागफनी जो है दिन के समय बंद तथा रात के समय में उसका रंध्र खुला रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 34 प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मोदित अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? किसमें नर तथा मादा युग्मोदित अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? वो होते हैं स्फैग्नम में। किसमें? स्फैग्नम में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से युग्म ऊष्मा का अच्छा कुचालक है? कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा कुचालक? वो रजत तथा ताम्र, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, वो होना चाहिए धनात्मक, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय। निम्न में से किसका अपरवंतांक सबसे अधिक? क्या अपरवंतनांक सबसे अधिक है इन चारों में से? वो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम सब किससे जो है नियंत्रित होता है? वो होता है अपबाहु सिद्धांत द्वारा परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन जो है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का नाम है, साधारण नाम किसका? देखिए यहाँ एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का एस्पिरिन साधारण नाम है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष निर्मित किया गया था? वो निर्मित किया गया था 1990 से 91 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक होलो यानी कि रिक्तियाँ के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? वो होता है इन प्रकार के अर्धचालकों में संवहन होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार इसमें से किसने किया था? तो दोस्तों फटाफट बताइए दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? वो किए थे राइट बंधु ने। किसने? राइट बंधु ने। सो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो लिख दे रहा हूँ राइट बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका डी में है राइट बंधु हुए थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार राइट बंधु, सॉरी दोस्तों सॉरी मैंने यहाँ सिर्फ नाम बताया कि वो राइट बंधु, यहाँ तीसरा आपका प्रश्न में जो है राइट बंधु लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे सर फ्रैंक विट्ठल हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। देखिए ऐसे लिखा है सर फ्रैंक आपका और वी टल विट्ठल जो है जेट इंजन के आविष्कारक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन में आपका राइट बंधु दिया हुआ है, तो जेट इंजन के आविष्कारक सर फ्रैंक विट्ठल हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है मौसम विज्ञान जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या होता है? मौद्रिक आधार क्या होता है अर्थव्यवस्था का? वो होता है जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारित मुद्रा की राशि, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ गए। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? यह है दोस्तों भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? वो किया गया गोरेवाला समिति के अनुशंसा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्टवां 50वां प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ उत्सव एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है और सही उत्तर चुनना है मिला करके। तो पहला है हॉर्नबिल पर्व, वो नागालैंड का है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है संगाई पर्व जो मणिपुर का, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। राजहंस पर्व वो आंध्र प्रदेश का है, यानी कि 1 हो जाएगा। और चौथा है हेमिस पर्व जो आपका कहाँ का लद्दाख का है दोस्तों, यानी कि डी का आपका 3 हो जाएगा, सॉरी डी का 3 हो जाएगा। आपका ये 2 हो जाएगा, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। हॉर्नबिल पर्व जो है नागालैंड, संगाई पर्व मणिपुर, राजहंस पर्व जो है आपका आंध्र प्रदेश और हेमिस पर्व वो है लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। तो पूरे इसमें देखिए 50 प्रश्न इस सेट के समाप्त हुए, सेट नंबर 19 के। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 20 के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।